आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है रेखी सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का स्थित ऊर्जा फलन Vx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर है। स्थित ऊर्जा फलन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो उसकी स्थिति के हिसाब से जो ऊर्जा है वो है हमारी Vx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। कहने का मतलब कि ये दूरी या सरल रेखा में विस्थापन कहें तो जितना है तो उसके हिसाब से स्थितिज ऊर्जा हाफ kx स्क्वायर है, जहाँ के दोलक का बल नियतांक है। यानी जो भी पेंडुलम ऐसे ऐसे दोलन कर रहा होगा उसका बल नियतांक है। K इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ ऑसिलेटर। जो ऑसिलेटर है उसका फोर्स कांस्टेंट है, यानी जो दोलन कर रहा है। दोलन को अंग्रेजी में ऑसिलेशन बोलते हैं। और K की वैल्यू है 0.5 न्यूटन पर मीटर। के लिए V फंक्शन जिसका x है वह x के मध्य ग्राफ चित्र 6.12 में दिखाया गया है। ये ग्राफ बनाया गया है। कह रहा यह दिखाइए कि इस विभव के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापस आना चाहिए। अब यह x बराबर ±2 मीटर पर पहुंचता है। तो हमसे कह रहा है कि जब ये x बराबर ±2 मीटर, मतलब एक तरफ इसको पॉजिटिव लिया जाए विस्थापन को, तो एक तरफ निगेटिव होगा। ये दोनों तरफ जा रहा है, तो एक तरफ अगर हम पॉजिटिव लें तो दूसरी तरफ निगेटिव लेंगे। तो कह रहा है कि ये जब ±2 मीटर है, यानी 2 मीटर के बाद फिर आगे नहीं जाएगा, इसको अवश्य ही वापस लौटना चाहिए। ये कह रहा है, ये हमको दिखाना है विभव के अंतर्गत। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो है पहुँच जाता है, जिसके बाद ये लौटता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पूरी जितनी भी ऊर्जा है, जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। और यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच जो अन्य बिंदु हैं वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मिक्सचर होता है। तो इसको देखते हैं। कह रहा है किसी क्षण सरल आवर्त गति में दोलन करते कण की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल की टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जहाँ भी कुल ऊर्जा की बात हो तो मैकेनिक्स में उसको मैकेनिकल एनर्जी ही मानते हैं या यांत्रिक ऊर्जा। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए दिया गया है कि किसी क्षण की स्थितिज ऊर्जा Vx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, यानी स्थितिज ऊर्जा इतनी दी गई है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कुल ऊर्जा बताया है हमसे 1 जूल। कुल ऊर्जा कितनी है? 1 जूल है। तो कुल ऊर्जा 1 जूल है और दोलन का बल नियतांक यानी फोर्स कांस्टेंट कितना है? 0.5 न्यूटन पर मीटर है। तो अब आगे देखते हैं। जब कण अपनी महत्तम स्थिति पर है यानी मैक्सिमम कि अब उसके बाद उसको लौटना ही है, अब और आगे नहीं जा सकता, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। महत्तम स्थिति मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, वो स्थिति जहाँ से कण अपनी मध्यमान स्थिति में वापस लौटता है, मतलब उसके आगे नहीं जा पाएगा। उसके बाद उसको मीन पोजीशन पर लौटना ही है। मीन पोजीशन का मतलब है ये वाली पोजीशन, क्योंकि अगर हम इसको इधर उधर ना करें तो यहीं पर रुका रहेगा। ये मान लीजिए कोई धागा है और इस पर कोई पत्थर बांध दिया जाए तो ये ऐसे ही लटका रहेगा, तो ऐसे ऐसे दोलन करता है। तो दोनों तरफ की ये मध्य पोजीशन है, इसलिए मध्य पोजीशन इसको बोलते हैं, माध्य स्थिति, और अंग्रेजी में मीन पोजीशन बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा
अब इससे आगे नहीं जा पाएगा तो इसको फिर लौटना है, और लौटेगा तो कहाँ लौटेगा? माध्य पोजीशन में, यानी मीन पोजीशन पे। तब कण का वेग शून्य होगा। जब कण अपनी एकदम उच्चतम स्थिति पर होगा, यहाँ पर होगा देखिए, तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका वेग चूंकि इधर को जा रहा है तो पल भर के लिए शून्य होगा और फिर इधर को गति करेगा, तो यहाँ पर वेग शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि गतिज ऊर्जा 0 होगी, तो जितनी भी ऊर्जा होगी पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv², और v चूंकि 0 है तो पूरी गतिज ऊर्जा 0 होगी। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे, इस मान को E बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी कुल ऊर्जा कितनी है? 1 जूल, तो 1 रख दिया, हाफ kx² प्लस, अब गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन यानी महत्तम स्थिति पे, क्योंकि वहाँ पे वेग 0 है तो ये 0 हो गया। इसको सॉल्व किया तो x आ गया प्लस x² बराबर आ गया 4, तथा x बराबर ±2 मीटर। तो यही जो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि यह दिखाइए कि इस विभव के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापस आना चाहिए। अब यह x बराबर ±2 मीटर पर पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि जब 2 मीटर पर पहुंचेगा तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 मीटर ही आ रही है प्लस माइनस, तो अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो यह सिद्ध हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जाहिर सी बात है कि रॉकेट जब उड़ान भरेगी तो पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में हवा है, तो जब वो ऊपर को उड़ेगी तो हवा का घर्षण बल उसकी बाहरी सतह पर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो चूंकि एक दूसरे के अपोजिट गति होगी तो फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और उस ऊष्मा के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई? रॉकेट या वातावरण? कह रहा है जो जलने के लिए हमको हीट एनर्जी मिली, जो हीट एनर्जी जिसके कारण जल गई, तो कह रहा है ये जो जली है तो ये ऊर्जा जो व्यय हुई यानी नुकसान हुआ, ह्रास हुआ, लॉस हुआ, तो कहाँ से प्राप्त की गई? रॉकेट से या वातावरण से? ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आंसर, देखिए रॉकेट के उड़ान के दौरान इसके बाह्य आवरण के जलने में आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा रॉकेट से प्राप्त हुई है। जाहिर सी बात है कि रॉकेट अगर न चलती, एक जगह स्थिर रहती, तो हवा का घर्षण इतना न लगता कि रॉकेट जल जाए। तो जाहिर सी बात है कि रॉकेट तो आगे को बढ़ रही है, हवा तो अपनी जगह है, तो रॉकेट आगे बढ़ रही है इसलिए हवा का घर्षण लग रहा है उसमें, तो रॉकेट से हमें ये ऊर्जा प्राप्त हुई जिसके कारण रॉकेट जल गई, यानी ऊष्मीय ऊर्जा जो उत्पन्न हुई। वो अलग बात है कि हवा के कणों के घर्षण के कारण हुआ, परंतु ऊर्जा हमें रॉकेट से ही मिली। यह ऊर्जा वातावरण से प्राप्त नहीं होती है। जब बाह्य आवरण जलता है तब रॉकेट का द्रव्यमान घटता जाता है, अतः रॉकेट की कुल ऊर्जा घटती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि रॉकेट की कुल ऊर्जा घट रही है, तो ऊर्जा जा कहाँ रही है? यही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में या हीट एनर्जी के रूप में बदल करके रॉकेट को जला दे रही। तो ध्यान देना है, इसका ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछ रहा है हमसे, उसको देखते हैं। तो देखिए बी में पूछ रहा है कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। देखिए धूमकेतु की बात आ गई है। तो धूमकेतु को अंग्रेजी में कॉमेट्स बोलते हैं, कॉमेट्स। धूमकेतु को अंग्रेजी में कॉमेट्स बोलते हैं। तो कह रहा है कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, मतलब इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। साधारणतया धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता है। कह रहा है सिंपली ये देखा गया है कि जो कॉमेट्स हैं यानी धूमकेतु हैं, तो जो
सन के द्वारा उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों? तो जाहिर सी बात है कि हमने आपको बताया था कि जितने भी संरक्षी बल हैं, अभिकेंद्र बल है, गुरुत्वीय बल है, और ये आपका स्थिर वैद्युत बल है यानी न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये जितने हैं संरक्षी बल हैं। और संरक्षी बल के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पाथ डिपेंडेंट नहीं है, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो कितना विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पर कार्य निर्भर करेगा, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वो पिंड किस रास्ते से वहां तक पहुंचा है। तो इसको ध्यान देना है। तो बी का आंसर देखते हैं। तो देखिए, गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है तथा बद्ध पथ पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जाहिर सी बात है कि किसी बंद परिपथ पर क्लोज सर्किट पे जब जाएंगे तो उसी बिंदु पर फिर पहुंच जाएंगे। तो जहां थे वहीं पहुंच गए तो विस्थापन 0 हो गया। और जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो वहीं पर पहुंच जाता है चूंकि वस्तु, इसलिए धूमकेतु के प्रत्येक संपूर्ण कक्षा के अनुदिश यानी उसी दिशा में गुरुत्वीय बल द्वारा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब सी क्वेश्चन देखते हैं। सी में क्या पूछ रहा है? सी में पूछ रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल प्लेनेट की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध, चाहे यह कितना ही कम क्यों न हो, के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायुमंडल से घर्षण के कारण रुकावट होती है। तो घर्षण के कारण जो हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं, जिनके कारण हमारे मोबाइल में रेडियो तरंगें आती हैं जिससे हम बात कर पाते हैं, तो मनुष्य के द्वारा छोड़े गए उपग्रह हैं। तो कह रहा है कि वो पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत हवा पाई जाती है। तो उस वायुमंडल से जो है घूमते समय वायु का प्रतिरोध बल लगता है, लेकिन प्रतिरोध बल लगता है तो उनका वेग कम होना चाहिए, परंतु जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आते हैं तो उनका वेग बढ़ता है। तो ऐसा क्यों है? तो ध्यान दीजिए हमारी बात को गंभीरता से। जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो ऊंचाई कम होगी और स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर mgh। तो इसका मतलब U समानुपाती है H के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के। जब H घटेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो H घटेगा, H घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अब कुल ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा को बढ़ना पड़ेगा। पास में आने में स्थितिज ऊर्जा चूंकि घट रही है इसलिए गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो वेग लगातार बढ़ेगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। देखिए, जब कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के निकट आता है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। वही चीज देखो लिखा है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कम होती जाती है। चूंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का वेग योग नियत रहता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा घटने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मान के बराबर हाफ mv² होता है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वेग भी बढ़ता है, जबकि उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है। तो कुल ऊर्जा का मतलब कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, क्योंकि हवा का विरुद्ध बल लगता है तो घर्षण में कम होती है। तो कम का मतलब वो ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा तो कभी खत्म होती नहीं। तो अगर ऊर्जा कम हो रही तो इसका मतलब वो वायुमंडल में चली जा रही है। तो सी आंसर भी हमको मिल गया।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं डी वाले में क्या पूछ रहा है। तो डी में देखिए पूछ रहा है कि चित्र 1 में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लेके 2 मीटर चलता है। दूसरी स्थिति में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है और रस्सी ये घिरनी से बंधी हुई है, रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। तो कह रहा है कि परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। तो देखिए 2 स्थितियां हैं। एक में ध्यान दीजिए, देखिए ये विस्थापन इधर को हो रहा है और बल इधर को लग रहा है इस दिशा में। तो विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण है। और इसमें क्या है, विस्थापन देखिए इधर हो रहा है, ये तीर लगाया है क्योंकि वह व्यक्ति इधर को चल रहा है और इसका जो भार है वो नीचे की ओर काम करेगा। दोनों में 90 डिग्री की स्थिति बन रही है। अब इसके बारे में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रथम स्थिति में व्यक्ति 15 किलोग्राम वाले भार पर ऊपर की ओर बल लगाता है जिसकी दिशा भार की दिशा के विपरीत है। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, इसको फिर से पढ़िए। चित्र 1 में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। चित्र 2 मीटर चलता है। तभी हमने जैसे बनाया कि ये चलता इधर को है और इसका भार इधर को काम कर रहा है, लेकिन बल ये इसको उठाने में, पृथ्वी से ऊपर को उठाए ना, नहीं पृथ्वी में गिर जाए तो उठाने के लिए बल ये ऊपर को लगाया है। इसके विरुद्ध ये ऊपर को बल लगाया है, नहीं तो ये गिर के नीचे चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि इसका भार और बल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रथम स्थिति में व्यक्ति 15 किलोग्राम भार पर ऊपर की ओर बल लगाता है जिसकी दिशा भार की दिशा के विपरीत है तथा व्यक्ति 2 मीटर तक क्षैतिज दिशा में चलता है। तब आरोपित बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। अभी हमने आपको बताया कि भार इधर को लग रहा है, इसको उठाने के लिए बल इधर को लग रहा है, लेकिन ये चल इधर को रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कोण 90 डिग्री है बल और विस्थापन के बीच का। और हमारे पास ये फार्मूला है W बराबर Fs cos थीटा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। किया गया कार्य 0 होगा पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, द्वितीय स्थिति में व्यक्ति द्वारा आरोपित बल की दिशा क्षैतिज है तथा वो क्षैतिज दिशा में गति करता है, इसलिए आरोपित बल तथा विस्थापन के बीच कोण 0 होगा। इसको ध्यान दीजिए। दूसरी कंडीशन में देखिए व्यक्ति इधर को खींच रहा है इसको, तो बल इधर को लग रहा है और चल भी इधर को रहा है, तो विस्थापन भी देखिए इसका इधर को है, इधर को। ये 2 तीर लगाया है कि बल भी इधर को लगा रहा है, विस्थापन भी इधर को है। इसमें बल ऊपर को लगा रहा है उठाने में और विस्थापन इधर को है, तो कोण 90 डिग्री में। इसमें बल भी इधर को लगा रहा है खींचने में और चल भी इधर रहा है, तो ये दोनों समांतर है, यानी इनके बीच का कोण 0 है, दोनों इधर को ही है। तो जाहिर सी बात है कि हम अब यहाँ पर कोण 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए W बराबर Fs cos 0 हो गया। cos 0 का मान 1 होता है, तो 15 गुणे 15 न्यूटन और विस्थापन, ये F की जगह mg रख दिया है, mg। तो m हमारा 15 है, 15 किलोग्राम है। देखिए
15 किलोग्राम, और g का मान 9.8 है, और विस्थापन हमारा 2 मीटर है तो 2 रख दिया, और cos 0 का मान 1 होता है, गुणा 1 नहीं लिखा, तो ये करने पे आ गया 294 जूल। अतः द्वितीय स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। इसमें 294 जूल है और इसमें 0 है, ध्यान दीजिए। तो एक चीज को ये समझ में आ गई कि लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये उठाने में इतनी मेहनत कर रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है। भाई कार्य अलग चीज है, और आप जो ताकत लगा रहे हैं उसके कारण आपका शरीर थक जा रहा है, वो अलग चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थक जा रहे हैं तो आपके द्वारा काम किया गया। थकान आपके शरीर से ऊर्जा के निष्कासन के कारण है, और ऊर्जा का निष्कासन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत और कार्य दोनों अलग चीज है। तो फिजिक्स आपकी मेहनत को काम नहीं मानता है, काम उसे मानता है जिसमें विस्थापन हो। अगर विस्थापन हो रहा है तो काम माना जाएगा, और विस्थापन भी ऐसा होना चाहिए कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, हमने आपको फार्मूला बताया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बल की दिशा में विस्थापन नहीं है, बल ऊपर को लग रहा है, विस्थापन इधर, तो कोण 90 डिग्री हो गया। अब cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे कार्य फिजिक्स के हिसाब से 0 हो गया। आपके हिसाब से ये हुआ कि मेहनत किया गया लेकिन काम नहीं हुआ। तो फिजिक्स का फंडा जो है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और उसी के आधार पर हम लोग आंसर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। कह रहा है सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। कह रहा है जब कोई संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है यानी पॉजिटिव वर्क होता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है कि अपरिवर्तित रहती है, ये हमको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि जब कोई संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है, यानी बल लग रहा है तो कार्य हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब कार्य होगा तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो कुछ विस्थापन भी होगा, और U बराबर होता है mgh। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो इसका मतलब ये है, इसको इस तरह बनाया जाए। अगर ये मान लीजिए अगर 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर 0 की वैल्यू होती है, यहाँ पर 1 होता है, cos 0 का मान 1, और ये 90 डिग्री पे 0 होता है। तो 1 और 0 के बीच 1 से 0 तक पॉजिटिव रहती है वैल्यू। 1 है पर 0.75, फिर 0.60, फिर 0.50, इस तरह यहाँ पर आते आते ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आते आते जब 0 हो जाएगी और इसके बाद जब ये कोण बढ़ेगा तो वैल्यू निगेटिव होती है, फिर इधर निगेटिव होती है, और cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो यहाँ पर ये जैसे ही ये 180 डिग्री का कोण बना तो ये 180 डिग्री का कोण बना तो -1 हो जाती है, यानी निगेटिव होती है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पॉजिटिव होती है। अब इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है जब संरक्षी बल द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है। अब कैसे घटती है उसको समझिए। जब वस्तु आरोपित बल की दिशा में विस्थापित होती है तब संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, हमने बताया कि सूत्र ये याद रखिए। तो जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तो अभी हमने बताया कि वैल्यू cos 0 होगा, भाई बल की दिशा में विस्थापन होगा तो कोण 0 होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 क्या है, धनात्मक वैल्यू है, तो कार्य हमारा धनात्मक होता है। तथा वस्तु की गति बल के केंद्र की ओर होती है जिससे x का मान घटता जाता है, अतः उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। अब ध्यान दीजिए,
जैसे मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है, तो ये बल लग रहा है इस पर, ये बल लग रहा है मान लीजिए F, और इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन भी इसी दिशा में है, ऐसे विस्थापन भी इसी दिशा में, तो जिधर बल लग रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। तो कह रहा है कि जो वस्तु की गति है वो बल के केंद्र की ओर होती है। यानी जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए इतना बड़ा पिंड है, तो इसका ये सेंटर है यहाँ पर, तो ये इधर को अगर गति कर रहा है तो इसकी गति जो है, अगर हम इधर को बल लगाएंगे और विस्थापन भी इधर को होगा, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है जिसको द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, उसकी गति बल की लगाने की दिशा में होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो बल है उसी दिशा में जब विस्थापन है, तो एक तरह से मान लीजिए ये पॉइंट से इस पॉइंट पर लिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो विस्थापन हुआ तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में U बराबर जैसे mgh होता है, तो h हमारा ये विस्थापन है, चाहे ऊपर को फेंका जाए तो ऊंचाई मान लीजिए, तो h जितना ज़्यादा होगा तो कार्य उतना ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है जब कार्य उतना ज़्यादा होगा, तो जब कार्य ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा जो है उसी से तो कार्य हो रहा है, तो जितना ज़्यादा कार्य होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा घटेगी, तो इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। अब ये केंद्र वाली जो बात बता रहा है, तो इसमें ये समझ सकते हैं कि अब यहाँ से यहाँ तक जो है, तो अगर इसको विस्थापन माना जाए और बल लगा के वस्तु को यहाँ तक ले आ जाए, तो जैसे जैसे यहाँ तक आएगी ये x की वैल्यू घटती जाएगी, अगर ये पूरा x मान लिया जाए। और बल की बात करें तो यहाँ तक बल लगाया गया, तो बल यहाँ से यहाँ तक लगा, और जैसे जैसे ये इधर आएगी तो देखिए x घटता जा रहा है, जैसे जैसे इधर आएगी। तो वही कह रहा है कि x का मान घटता है, क्योंकि बल गति के केंद्र की ओर काम करता है। इधर को बल लग रहा है तो बल के केंद्र की ओर काम करता है। इस तरह भी समझ सकते हैं। सीधा सीधा समझने का रास्ता ये है कि जब कार्य हो रहा है तो कार्य होगा, तो जो ऊर्जा होगी उसी से कार्य हो रहा है, तो जितना कार्य होगा उतनी ऊर्जा को घटना पड़ेगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। और चूंकि बल लगा के विस्थापन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु में वेग आ जाएगा। जब वेग आ जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है अगर कुल ऊर्जा नियत रहे, कुल यांत्रिक ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अगर बल लगेगा तो गति होगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा को घटना पड़ेगा, क्योंकि कुल ऊर्जा को हमें नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। इस तरह भी समझ सकते हैं। अगला, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। तो फिर से पढ़िए, कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। तो घर्षण विरुद्ध, बल के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की ऊर्जा में कमी आ जाती है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो। तो ये हमको बताना है। तो देखिए इसके बारे में क्या लिख रहा है। तो कह रहा है किसी वस्तु द्वारा घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अधिक क्षय के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण वस्तु की चाल घट जाती है, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी गतिज ऊर्जा है, घर्षण बल क्योंकि गति का विरोध करता है तो गति को घटाता है, तो जाहिर सी बात है कि गति घटेगी और तो गतिज ऊर्जा घटेगी। तो इसीलिए किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। ठीक ना? क्योंकि ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी, कुल ऊर्जा ही घट जाए, कुल यांत्रिक ऊर्जा घट जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। कुल ऊर्जा तो उतनी ही रहेगी। ध्यान से समझिए,
तब समझ में आएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखे हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, जबकि टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा बराबर होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी और हीट एनर्जी भी आ जाएगी, साउंड एनर्जी भी आ जाएगी, साउंड एनर्जी सब आ जाएंगी जितनी भी ऊर्जा में, और लाइट एनर्जी भी आ जाएगी। लाइट में भी बदलेगा, कोई पिंड टकराएगा तो आवाज होती है, उसमें गर्माहट होती है और बड़ी तेज प्रकाश निकलता है। जैसे बादल चमकते हैं तो आवाज होती है, चमक होती है और उससे गर्माहट भी निकलती है। तो ऊष्मा, प्रकाश और गतिज, स्थितिज, ये सब ऊर्जा कुल ऊर्जा है, जबकि ये कुल मैकेनिकल एनर्जी है। कुल यांत्रिक ऊर्जा में केवल दो ही ऊर्जा आती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अन्य ऊर्जाएं भी हैं जैसे वाइब्रेशन है, ये सब अपना आती हैं, वो सब अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब घर्षण होगा तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलेगी। तो जाहिर सी बात है कुल ऊर्जा तो हमेशा नियत रहेगी, क्योंकि कुल ऊर्जा में तो ऊष्मा भी आ जाती है ना, हीट एनर्जी। लेकिन कुल यांत्रिक ऊर्जा घटेगी। देखिए क्यों घटेगी, क्योंकि ये ऊर्जा जब ऊष्मा के रूप में निकल जाएगी तो अब ये यांत्रिक ऊर्जा नहीं है, ऊष्मा ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा घट जाएगी। तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा को भी घटना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में कोई घट सकती है, यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा घटेगी। तो इसीलिए किसी वस्तु द्वारा घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। किसी वस्तु द्वारा घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में अधिक क्षय के बराबर होता है। घर्षण के कारण वस्तु की चाल घट जाती है, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो गतिज ऊर्जा और में क्षय होता है या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। तो ये बात अब शायद आपको समझ में आ गई होगी कि कुल ऊर्जा ही कुल यांत्रिक ऊर्जा घटेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों आती हैं। तो गतिज ऊर्जा घटे या स्थितिज ऊर्जा, और कुल ऊर्जा अलग बात है। देखो दोनों बातों में बारीकी से समझ लीजिए, कुल यांत्रिक ऊर्जा है और ये कुल ऊर्जा है। आगे देखते हैं, सी वाला कह रहा है किसी, तो ध्यान दीजिए कि जब वस्तु घर्षण करेगी तो घर्षण में गतिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि वस्तु गतिमान होगी तो उसके वेग में कमी आएगी, घर्षण क्योंकि विरुद्ध लगेगा, तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी, स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं होगी यहाँ। तो अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा घट जाएगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा घटेगी और कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी अगर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय नहीं होगा तो इसको ध्यान देना। केवल गतिज ऊर्जा घटेगी क्योंकि गति हो रही है, घर्षण करते समय गति हो रही है तो गतिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं। ये आप लिख करके लिखा है कि गतिज और स्थितिज में कौन सी घटेगी, किसका क्षय होगा, तो गतिज ऊर्जा का क्षय होगा। अब सी वाला देखिए कह रहा है कि किसी बहुकण या निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहले इसको समझने का प्रयास करिए कि बहुत सारे पार्टिकल एक जगह हैं, उनका एक निकाय यानी सिस्टम बना हुआ है। तो कह रहा है कि उनका कुल संवेग परिवर्तन यानी टोटल मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, उसका रेट दर, चेंज इन मोमेंटम रेट जो है वो पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है। तो कह रहा है वो किस पर निर्भर करता है, बाह्य बल पर या आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे आप किसी ट्रक या लोडर या किसी गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाइए और गाड़ी को धकेलिए
तो आप गाड़ी को नहीं ढकेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो बल लगा रहे हैं तो वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लगा रहे हैं, तो आप उसको नहीं ढकेल पाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक दूसरा बल होना चाहिए, मतलब या तो बल आप बाहर खड़े जैसे ट्रक से उतर करके या मोटरसाइकिल से उतर करके पैर जमीन में रख करके ढकेलेंगे तभी बढ़ा पाएंगे। मोटरसाइकिल के ऊपर पैर रख करके आप मोटरसाइकिल को नहीं खिसका सकते, तो हमें बल बाहर से लगाना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बहुत सारे कणों के कारण संवेग परिवर्तन की दर है ये बाहरी बलों के द्वारा प्रभावित होगी, आंतरिक बलों के द्वारा नहीं। इसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया कि किसी गाड़ी को ऐसे उसके अंदर खड़े होकर नहीं खिसका सकते, तो आंतरिक बल कणों के निकाय का कुल संवेग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो इसका कुल संवेग नियत रहता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका अर्थ यह है कि केवल बाह्य बल को निकाय का संवेग परिवर्तन कर सकते हैं। अतः किसी बहुकण यानी बहुत सारे मल्टीपल पार्टिकल वाले सिस्टम के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल यानी आंतरिक बलों के योग के अनुक्रमानुपाती होती है। बाह्य बल यहाँ पर देखिए, आंतरिक बल काट दीजिए, आंतरिक बल ये काटिए, आंतरिक बल नहीं रहेगा। देखिए इसका अर्थ यह है कि केवल बाह्य बल ही निकाय का संवेग परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए बहुकण यानी बहुत सारे पार्टिकल का जो सिस्टम है उसके कुल संवेग परिवर्तन की दर सिस्टम यानी निकाय के बाह्य बल या बलों के योग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये आंतरिक नहीं। इसको काट दीजिए। इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। ये देखिए एक्सटर्नल फोर्स केवल लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल, आंतरिक नहीं। और जो इसके पहले था उसमें देखिए गतिज ऊर्जा में कमी आएगी जो घर्षण बल के कारण था, स्थिर ऊर्जा में नहीं। तो ध्यान दीजिए हिंदी वाले में थोड़ा गलत लिखा रहता है, कहीं कहीं पर मिस्टेक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट्ट में वो राशियां जो संघट्ट के बाद नहीं बदलती हैं, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, कुल रेखीय संवेग या कुल ऊर्जा, इनमें से क्या नहीं बदलता है ये हमको बताना है। अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, इन इलास्टिक कोलिजन, जैसे दो गीली मिट्टी की गोली हो और मार दिया जाए एक दूसरे में तो चिपक जाए, ये अप्रत्यास्थ टक्कर है। आकार भी बदल गया, ये अप्रत्यास्थ या इन इलास्टिक टक्कर है, संघट्ट है या कोलिजन है। तब देखिए डी का उत्तर देखिए क्या लिखा है, किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट्ट में कुल रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा नहीं बदलती। ध्यान दीजिए, इसके पहले जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ, और रेखीय संवेग हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। तो रेखीय संवेग को तो एकदम हटा दीजिए, दोनों में रहता है। बात सिर्फ ऊर्जा की आती है, तो ऊर्जा दो है, एक कुल ऊर्जा है और एक यांत्रिक ऊर्जा है। तो ध्यान दीजिए कुल ऊर्जा दोनों में संरक्षित रहती है, क्योंकि कुल ऊर्जा में ऊष्मा भी आ गई, प्रकाश भी आ गया, ध्वनि भी आ गई, तो टक्कर होगा तो ऊष्मा प्रकाश ध्वनि के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। तो अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो वो हमेशा संरक्षित रहेगी, चाहे प्रत्यास्थ टक्कर हो चाहे अप्रत्यास्थ। लेकिन कुल यांत्रिक ऊर्जा की अगर बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो केवल प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहेगी, क्योंकि उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा है वो केवल प्रत्यास्थ टक्कर यानी इलास्टिक कोलिजन में रहेगी संरक्षित। और अप्रत्यास्थ में चूंकि ऊष्मा, ध्वनि और इन सब में ऊर्जा का लॉस होगा, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो ध्यान दीजिए, अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात आ जाए तो प्रत्यास्थ टक्कर में
रेखीय संवेग और यांत्रिक ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं संरक्षित रहती। कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, क्योंकि कुल ऊर्जा में जो ऊर्जा का नुकसान हुआ, ऊष्मा, हीट, ध्वनि, इन सब में तो वो भी तो पूरा आ गया, तो कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी। इसलिए कह रहा है कि किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ टक्कर में कुल रेखीय संवेग तथा कुल ऊर्जा नहीं बदलती है, ठीक ना। लेकिन देखिए इंग्लिश वाली बुक देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है टोटल लीनियर मोमेंटम, यानी कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ऊर्जा जब हम मैकेनिकल एनर्जी मानेंगे तो नहीं संरक्षित रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो संरक्षित रहेगी। ध्यान देना, ये सब त्रुटियां दी गई हैं तो इनको समझना है। तो इस प्रकार से हमने 5-6 क्वेश्चन 6वें तक पहुंच गए। अब 7वें नंबर पे हमको जाना है, तो 7वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।